Welcome friends, let's continue our UPSC GS Polity Prelims PYQ series 2015 now this year. Now पहला क्वेश्चन है, it's regarding 5th and 6th schedule कि which of the provisions are related to 5th and 6th schedule, पांचवें और छठे शेड्यूल से क्या लिंक है. Now टोटल शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? 8 शेड्यूल थे पहले, 4 ऐड हो गए तो टोटल आज की तारीख में कितने हैं? 12 है. तो किससे लिंक है एक एक करके देखते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब. दूसरा, डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट्स, गलत. डिटरमाइनिंग द पावर्स ऑफ पंचायत, गलत. क्यों? बिकॉज पंचायत आया है 1992 73rd अमेंडमेंट 11th शेड्यूल, और क्वेश्चन है 5th and 6th. रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ लॉजिक लगा. तो ये आंसर आएगा क्या? नहीं. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बॉर्डर स्टेट, नहीं. तो बचा क्या है? एक ही. प्लीज याद रखो 5th and 6th शेड्यूल इज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया. सो जाहिर आंसर क्या आएगा? ए. आंसर इज ए. सेकेंड है, इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायत राज. पंचायत राज का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, अब पंचायत राज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट. इज इट ट्रू? द आंसर इज यस. जितना लोगों का पार्टिसिपेशन होता है उतना एरिया अच्छा डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ कोचिंग क्लास ज्वाइन करके या वीडियोस देख के लेक्चर्स के क्या कोई आईएएस बन सकता है? क्या नहीं. अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते तब तक. तो ये भी वही है. तो पहला पॉइंट तो आना ही है. तो पहला आता है तो पॉइंट नंबर 2 तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होता है. दूसरा है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, आएगा क्या? आंसर इज नो. तीसरा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. आंसर इज यस. पंचायत का मेन कारण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है. सो आंसर इज ऑटोमेटिकली C1 and 3. C1 and 3, बिकॉज दो गलत है तो ऑटोमेटिकली आंसर आता है C1 and 3. प्लीज ये याद रखो, पंचायत राज को यह भी कहा जाता है कि वो डेमोक्रेसी की पाठशाला है. अब तीसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग वेलफेयर स्टेट की. आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है? प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड 7th शेड्यूल. नाउ 7th शेड्यूल में क्या है? लिस्ट है. 3 लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. कौन से लिस्ट में कौन कानून बना सकता है? तो वेलफेयर स्टेट यहां से तो हटाते थे. फंडामेंटल राइट्स आएगा क्या? नहीं, वो तो इंडिविजुअल के राइट्स है फॉर द फुलेस्ट डेवलपमेंट. तो बचे सिर्फ 2, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी. सो करेक्ट आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4, आर्टिकल 36 से 51. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस गिवन टू द स्टेट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट दे आर इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल. तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर डीपीएसपी से ही वेलफेयर स्टेट है क्या? यस. आर्टिकल 38 आप ठीक तरह से पढ़ सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट है, अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम डीपीएसपी ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीपीएसपी आर करेक्ट? नाउ पहला स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री. जस्ट नाउ हमने देखा वेलफेयर स्टेट, तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए काम का है क्या? आंसर इज यस. और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए क्या है? फंडामेंटल राइट्स. सो पहला स्टेटमेंट तो सही है. दूसरा है द प्रोविजन कंटेन्स इन द प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सिबल. मतलब क्या? अगर डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं होते तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते. स्टेटमेंट सही है क्या? एब्सोल्युटली यस. मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है. अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर आएगा सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में. कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब विधान परिषद जो होगा वो विधानसभा से लार्जर हो सकता है. आंसर इज ऑब्वियसली नो. इमेजिन ही नहीं कर सकते हम लोग 1/3 से ज्यादा नहीं. तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट गलत है. आर्टिकल 169. दूसरा है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. गवर्नर लेजिस्लेटिव चेयरमैन नहीं भाई. कोई रूलिंग पार्टी अलाउ करेगी? नहीं करेगी. सो गवर्नर नॉमिनेट करता है क्या चेयरमैन को? आंसर इज नो. सो अगर दोनों गलत है तो आंसर आएगा डी. अगेन सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन. पहला है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. एग्री. दूसरा, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी सही है. तीसरा, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व. ये भी सही है.
चौथा स्टेटमेंट सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब चारों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो सही लगते हैं, बट क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग अच्छी तरह से। सो डोंट यू थिंक द करेक्ट आंसर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इट इज नथिंग बट आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का 75 नंबर का आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। सो अगेन क्वेश्चन इज सिंपल। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राज्यसभा के बारे में स्टेटमेंट्स पूछा गया। पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला है राज्यसभा को मनी बिल रिजेक्ट करने का या अमेंड करने का पावर नहीं है। इट्स ट्रू, यस। सी, जो मनी बिल होता है वो आर्टिकल 110 में उसका डेफिनेशन है। मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई डाउट आता है कि यह बिल मनी बिल है या नहीं है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का डिसीजन फाइनल होता है। यहां पे मनी बिल एक बार लोकसभा से पास होके कहा जाता है, राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, मतलब सुझाव दे सकता है, बट क्या वो बाइंडिंग होते हैं? क्या वो बाइंडिंग होते हैं क्या? आंसर इज नो, मतलब वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। आई होप क्लियर हुआ है। मतलब पहला तो गया। दूसरा, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट, ये भी सही है, यस, क्योंकि मनी से रिलेटेड पावर ज्यादा किसके पास है? सारे पावर लोकसभा के पास। सो एक भी सही है, दो भी सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर आएगा बी। देन यू में से कि सर तीसरा स्टेटमेंट का क्या, क्योंकि डी भी तो ऑप्शन है। अरे भाई, डी ठीक तरह से देखो, डी है द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ना यू में से कि सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? भाई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट बजट। बजट वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली लिखा नहीं है। आर्टिकल 112 कहता है इट्स अ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू ले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर बोथ द हाउसेस है तो उसमें राज्यसभा भी आएगा। सो वहां पे डिस्कस होता है या नहीं होता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया और इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अगेन सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, व्हेन अ बिल इज रिफर्ड फॉर अ जॉइंट सिटिंग फॉर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास बाय। ना अगर दोनों हाउस में जॉइंट सिटिंग के लिए बिल पास होता है तो क्या होता है? पहला, अब पहले आप कहोगे कि सर ये बिल क्या होता है, जॉइंट सिटिंग क्या होता है? लिसन, बिल के अलग अलग प्रकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा है आपका मनी बिल, और तीसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब घटना में दुरुस्ती करने का। जस्ट नाउ हमने मनी बिल देखा पिछले ही क्वेश्चन में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए भी जॉइंट सिटिंग नहीं होता, मतलब मनी बिल के लिए भी जॉइंट सिटिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए भी जॉइंट सिटिंग नहीं होता। आई होप क्लियर हुआ है। मतलब जॉइंट सिटिंग सिर्फ किसके लिए हो सकता है? ऑर्डिनरी बिल्स के लिए। ना जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? यस। कहां पे है? आर्टिकल 108 में है। कौन बुला सकता है? जाहिर है प्रेसिडेंट बुलाता है। इसका हेड कौन करेगा, प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो बिल कैसे पास होगा? यहां पे दोनों होंगे, एलएस एज वेल एज आरएस, लोकसभा है राज्यसभा। सिंपल मेजोरिटी से होता है, या 3/4 या 2/3 या एब्सोल्यूट। ना एक बात याद रखो, 3/4 तो अपने इधर कभी सुना ही नहीं है, तो बी तो चला ही गया। अब दोनों हाउस एक साथ बैठने वाला है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आता है? सिंपल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेस, दोनों मिलके करेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिकी था, सिंपल बट ट्रिकी। कैसे? नाउ लिसन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए और आपको पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ना पहला स्टेटमेंट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। ना जब पढ़ते तो लगता है यस ये सही है, प्राइम मिनिस्टर तो है एग्जीक्यूटिव। प्लीज आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन नॉट प्राइम मिनिस्टर बट इट इज प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। सो प्लीज क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ा करो। ट्रिकी क्वेश्चन था, सिंपल बट ट्रिकी, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक कर दी इसमें। सो एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल कौन सा है? 53।
3। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? रियल एग्जीक्यूटिव। मगर मतलब अगर क्वेश्चन आता है रियल एग्जीक्यूटिव तो आंसर क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये तो चला गया। दूसरा है द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। इज इट ट्रू? नहीं भाई, इसका तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो सेकेंड भी गलत है। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आंसर आएगा नाइदर वन नॉर टू। कुछ बच्चों को यह क्वेश्चन नहीं आया होगा या सिली मिस्टेक हुआ रहेगा, एग्री टू दैट। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए, 3 स्टेटमेंट। पहला है द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। मतलब बजट जो प्रिपेयर करने का काम होता है वो है डिपार्टमेंट के रेवेन्यू के पास। दूसरा है नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर आप कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और तीसरा है पब्लिक अकाउंट से भी जो डिसबर्समेंट होता है उसके लिए भी पार्लियामेंट की परमिशन लगती है। क्या यह सही है? एक एक करके देखते हैं। अब क्वेश्चन बजट के बारे में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बजट वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बजट प्रिपेयर करने का काम किसका होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। मतलब काम करता कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, यस, एंड सो ऑन। इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है बजट प्रिपेयर करने का? लिसन केयरफुली। बजट प्रिपेयर करने का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके अंडर बजट डिवीजन है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक अफेयर्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं। सो अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो ये ऑप्शन भी जाएगा जो एक कंटेन करता है, और ये भी चला गया, बचे सिर्फ 2। प्लीज, मेथड ऑफ एलिमिनेशन काफी फायदे का होता है। दूसरा, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसर्न्ड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। सही है, यस। भारत का जो एकत्रित और संचित निधि है वहां से संसद के परवानगी के बगैर आप पैसा निकाल सकते हैं क्या? निकालना ही नहीं चाहिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही है। तीसरा है ऑल डिस्बर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट नीड ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। है क्या ऐसा कुछ? नहीं, पब्लिक अकाउंट के पैसे के लिए जरूरत नहीं होती। सो तीसरा गलत। सो आंसर आता है C2 ओनली। अगेन क्वेश्चन वाज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम नोट्स, क्लास नोट्स एंड लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? कौन प्रोटेक्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर तो आंसर नहीं आएगा, लोकसभा सेक्रेटरीट भी नहीं आएगा। बच्चों का मिक्स हुआ प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट में ना। अगर कुछ भी गलत होता है तो आप किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सो ऑब्वियसली आंसर क्या आना चाहिए एक्यूरेट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये प्रोविजन है कहां पे? प्रियम्बल में है क्या? नहीं। प्रियम्बल में क्या है? वी द पीपल give ourselves sovereign, socialist, secular, democratic republic, then certain objective to be achieved, justice, liberty, equality वगैरह वो सारा चीज आएगा। तो प्रियम्बल में है क्या? आंसर इज नो। डीपीएसपी में है क्या सोवेरेनिटी के बारे में चर्चा? नहीं, डीपीएसपी इज मोर रिलेटेड टू वेलफेयर स्टेट। फंडामेंटल राइट्स में आएगा क्या? नहीं, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, फुलेस्ट डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी चला गया। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A। हो गया क्लियर? अगेन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Now this finishes your 2015 questions also. Out of 12 questions, if you observe properly, 10 questions were quite easy. 10 questions तो आपको आराम से आने चाहिए थे। एक हाथ 2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो सकता था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू very much.